गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, जब भी हम जनरल नॉलेज बेस्ड किसी एग्ज़ाम की बात करते हैं या हम अपनी डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं तो हमें अपनी फंडामेंटल राइट्स की याद आती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने हमें दी है। तो आइए आज इसी टॉपिक की बात करें। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, आई एम योर AKS सर। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। संविधान में उल्लेखित मूल अधिकार, जिसे भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इसका तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जो नागरिकों को राज्य के द्वारा प्रदत्त होते हैं। अर्थात ऐसे अधिकार जो हमें बाय बर्थ प्राप्त होते हैं, जन्मजात होते हैं और जिनका सामान्य परिस्थितियों में उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं। Fundamental rights are the basic human rights enshrined in the Constitution of India, which are guaranteed to all citizens. हमारे संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का समावेश किया था, परंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से अलग कर दिया गया। इस कारण वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। अर्थात प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ तब उस समय मौलिक अधिकार 7 थे, परंतु 1978 से मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। संपत्ति के अधिकार अधिनियम 1978 में एक अनुच्छेद 300A जोड़ा गया। इसके अनुसार कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत अब संपत्ति का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार के स्थान पर एक कानूनी अधिकार रह गया है। आइए बात करें उन अधिकारों की जो मौलिक अधिकार हैं, और इसमें सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जो कि संविधान के आर्टिकल 14 से 18 के बीच उल्लेखित है। आइए इन आर्टिकल्स में जो अधिकार दिए गए हैं उनकी चर्चा करें। सबसे पहले आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 जो कहता है विधि के समक्ष क्षमता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अर्थात इस आर्टिकल के तहत सभी व्यक्ति कानूनन बराबर हैं, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। दिस प्रोविजन स्टेट्स दैट ऑल सिटीजन्स विल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ एंड अवॉइड्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष बिना भेदभाव के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत के नागरिक को कभी भी धर्म के आधार पर, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। Article 16 states that no citizens shall be discriminated against in matter of public employment or appointment on the ground of race, religion, caste, sex, प्लेस ऑफ बर्थ एट्सेट्रा। अर्थात सभी को नियोजन अर्थात रोजगार के अवसर समान रूप से उपलब्ध होंगे। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इस अनुच्छेद के तहत भारत के संविधान के माध्यम से भारतीय समाज में जो अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता की भावना था उसे गैरकानूनी घोषित करते हुए उसे समाप्त किया गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ ऑल टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक।
द स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल एक्सेप्ट दोज विच आर एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स। ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा पहले राय बहादुर, खान बहादुर जैसे टाइटल्स दिए जाते थे, परंतु इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को सरकार की तरफ से इस प्रकार की कोई उपाधि नहीं प्रदान की जाएगी। तो ये सभी अधिकार जो है समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेखित है, और यह भारत के सभी नागरिक को समान अधिकार प्रदान करते हैं। हमारा जो दूसरा मौलिक अधिकार है वह स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम कहलाता है, जो कि आर्टिकल 19 से 22 के बीच उल्लेखित है। अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अनुच्छेद 19 भारत के नागरिक को अपने विचारों को बिना किसी डर के उचित मंच पर रखने की स्वतंत्रता देता है, अर्थात व्यक्ति अपनी बात बिना किसी डर के कह सके। यह अधिकार हमें इस मौलिक अधिकार के द्वारा दिया गया है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, प्रोटेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इस अनुच्छेद के तहत यदि किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया गया है तो वह अपने अपराध से दोषमुक्त हो सके, इसके लिए कानूनी सहायता उपलब्ध होगी। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यह भारत के नागरिक को उसके प्राण अर्थात जीवन की स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है, साथ ही वह व्यक्तिगत तौर पर स्वतंत्र रह सके, इसके संरक्षण की गारंटी संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नज़रबंदी की स्थिति में संरक्षण से संबंधित है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। यह अधिकार भारत के नागरिकों को है कि कानूनी तौर पर यदि उसे गिरफ्तार या नज़रबंद भी किया जाता है तो उसके जीवन की सुरक्षा उसे उपलब्ध होगी तथा दोष मुक्ति के लिए आवश्यक अवसर भी उसे बिना भेदभाव के उपलब्ध होंगे। हमारा अगला मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 एवं 24 में उल्लेखित है। आर्टिकल 23 जो है मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध से संबंधित है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स। मानव को गलत ढंग से उपयोग करने के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण ना कर सके, उसे जबरदस्ती कोई काम ना करवा सके, अर्थात इच्छा विरुद्ध उसे काम करने के लिए मजबूर न कर सके, इसका संरक्षण अनुच्छेद के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध से संबंधित है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। यह अनुच्छेद किसी भी बालक को कारखानों आदि में काम करने पर रखने की संबंध में प्रतिबंध लगाता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति कारखानों में बालकों से काम न करवा सके, इस संबंध में प्रतिबंध संविधान के इस मौलिक अधिकार के तहत है। इसके तहत बच्चों का शोषण रोकने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चों को गलत ढंग से उपयोग करते हैं और उनसे उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाते हैं। तो यह अनुच्छेद जो है वह बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। अगला जो हमारा मूल अधिकार है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि संविधान के आर्टिकल 25 से 28 के बीच में उल्लेखित है। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को होगी।
freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion। इस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को अपने मन से जिस धर्म को वह मानना चाहे उसे मानने की, उसे अपने आचरण में लाने की और उसके प्रचार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को जिस धर्म को वह मानता है उसके संबंध में धार्मिक कार्य करने, उसका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता हासिल है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी विशेष धर्म के प्रमोशन के लिए, उसके वृद्धि के लिए जो टैक्स पेमेंट होते हैं उसके संबंध में फ्रीडम या स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 28 राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अनुच्छेद 28 भारत के नागरिकों को किसी भी जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें सरकार की तरफ से धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाता है और साथ ही यह भारत के नागरिकों को अधिकार है कि वह जिस धर्म की शिक्षा लेना चाहे उस शिक्षण संस्थाओं में अटेंडेंस अर्थात उपस्थिति ले सकते हैं। तो ये अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत उल्लेखित है भारत के संविधान में। हमारा जो अगला मौलिक अधिकार है वह संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में उल्लेखित है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। जो भारत में अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा, यह संविधान के अनुच्छेद 29 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से संबंधित है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यह अनुच्छेद भारत के अल्पसंख्यक वर्गों को अपने लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित था, परंतु जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निरस्त कर दिया गया है। अब यह एक कानूनी अधिकार रह गया है। अगला जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 से 35 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 32 यह कहता है कि इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार संबंधी प्रावधान, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 22 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता या सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। यह अधिकार भारत का संविधान उन्हें प्रदान करता है। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा अधिकारों का बलों आदि को लागू करने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस। यह जो अनुच्छेद है यह पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि वह संवैधानिक उपचारों के लिए और बलों को, जो हमारे सुरक्षाकर्मी होते हैं, उनके अधिकारों को मॉडिफाई कर सकते हैं, उन्हें उपार्जित कर सकते हैं। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू है
तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन है। रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। जब किसी आपातकालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लागू है तो यह उस क्षेत्र में सेना के कानून या सेना विधि पर लागू होता है और यह उस समय जो अधिकार होते हैं उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन से संबंधित है। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान से संबंधित है। लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। अनुच्छेद 35 संवैधानिक उपचारों के लिए को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो प्रोविजन करना है उसे सही ढंग से लागू करने का विधान संविधान के द्वारा प्रदत्त किया गया है। इस प्रकार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के मौलिक अधिकारों को सही ढंग से लागू करने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और देखिए। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के महत्व को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सर्वाधिक महत्व डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था और उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है। यह अधिकार सभी नागरिकों को यह छूट देता है कि वह अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सके। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या उसे सही ढंग से अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो वह अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है और उसे अपने अधिकारों को लागू करने की मांग कर सकता है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया है कि वह इसके लिए रिट या लेख जारी कर सके। मौलिक अधिकारों को सही ढंग से लागू करने के लिए संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालयों को भी काफ़ी अधिकार दिए हुए हैं कि इसके लिए जो आवश्यक कदम है वह उठा सके। संवैधानिक उपचारों को सही ढंग से लागू करने के लिए न्यायालय विभिन्न प्रकार के लेख या रिट जारी करता है। आइए उनकी बात करें। सबसे पहला जो लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। यह लेख तब जारी किया जाता है या यह रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय किसी बंदी को सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है तो यह रिट जारी किया जाता है। अर्थात न्यायालय में किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित कराने के लिए न्यायालय यह रिट जारी करता है। सेकंड जो लेख है या रिट है वह है परमादेश, जिसे हम मैंडमस कहते हैं। संवैधानिक पदों पर विराजमान कोई व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था अपने कर्तव्य को पूरा न करे तो न्यायालय उस व्यक्ति या संस्था को उसका उत्तरदायित्व निभाने के लिए कह सकता है। परमादेश एक प्रकार का आदेश है जो न्यायालय अपने अधीनस्थ किसी भी सार्वजनिक संस्था या व्यक्ति को अपने कार्य को या अपने दायित्व को निभाने के लिए कह सकता है इसके माध्यम से। अगला जो रिट है वह प्रतिषेध या प्रोहिबिशन कहलाता है। यदि कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई कार्य कर रहा हो तो इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह लगता है कि जो अधीनस्थ या निम्न न्यायालय है यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं तो वह प्रतिषेध के माध्यम से निम्न न्यायालय को या अधीनस्थ न्यायालय को कंट्रोल कर सकते हैं। उत्प्रेषण सर्टियोररी। यदि कोई निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा हो तो इस रिट के माध्यम से किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए कहा जा सकता है। कभी कभी सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार के केस आते हैं जब कोई लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा हो तो जो संबंधित पक्ष है या जो विवाद से जुड़े हुए पक्ष हैं वह निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में केस को ट्रांसफर करने के लिए अपील करते हैं। तो उत्प्रेषण
के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो निम्न न्यायालय से केस को हायर कोर्ट में भेजने के लिए कह सकता है। अगला जो रिट है वह अधिकार परीक्षा या को वारंटो कहलाता है। इस रिट के माध्यम से किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक अथवा लोक पद को अवैध रूप से धारण करने से रोका जाता है। अर्थात यदि न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक या लोकहित के पद को अवैध रूप से धारण कर रहा है तो इस रिट के माध्यम से उस व्यक्ति के अधिकार को छीन लिया जाता है। मूल अधिकारों का स्थगन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वैसे तो भारत के संविधान के अनुसार व्यक्ति को जन्म से मौलिक अधिकार प्राप्त है, परंतु कभी कभी आपातकालीन स्थितियों में या किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो तो उस स्थिति में संसद कानून के द्वारा मौलिक अधिकारों पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा सकती है। अर्थात जब तक समस्या है तब तक के लिए मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया